मैं रवि अवस्थी सईद मुर्तज़ा के साथ हाजिर हूं और आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध पर एक बहुत बड़े अपडेट्स आ रहे हैं। बहुत बड़ी मोर्चेबंदी हो रही है। युद्ध विराम के जो परिणाम देखने की उम्मीद की जा रही थी उसके उलट पुतिन की सेना ने ज़बरदस्त हमले यूक्रेन के चारों तरफ करने लगे हैं। खास तौर से पूर्वी यूक्रेन का इलाका जो है वो इस समय रूस की आग में धधक रहा है। हैरानी की बात तो ये है कि इस समय रूसी सेना ऐसी ऐसी मिसाइलें इस्तेमाल कर रही है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो नागरिक इलाकों में इस तरीके से हमला कर सकती है। मैं आपको बताऊंगा और सैयद मुर्तज़ा जी आपको बताएंगे कि किस तरीके से अब जो नई बैलिस्टिक मिसाइलें इस्तेमाल कर रहा है रशिया, वो क्यों कर रहा है। आप ऐसे मान के चलिए कि वॉर एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि ये 2025 के सबसे तगड़े और भीषण हमले हैं। भीषण इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसमें आम लोग बहुत ज़्यादा मारे गए हैं, बिल्डिंग की बिल्डिंग तबाह हो रही हैं। मैं सैयद मुर्तज़ा आपसे सीधा बात करूंगा कि ये जो मिसाइलें हैं जो अब हमले हो रहे हैं वो रशिया की किस टाइप की मिसाइलें हैं और इतनी खतरनाक क्यों बोली जा रही हैं। देखिए, रूस जो है अब उसने बीच में जो मिसाइल अटैक थे वो उसने सीमित किए हुए थे, जो बैलिस्टिक मिसाइल के अटैक थे, लेकिन अब उसने फौरन जो है रूस की सरहद के पास वाले जो शहर हैं उन पर बैलिस्टिक मिसाइल से उसने हमला शुरू कर दिया है। और उसमें वो दो तरह की मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ हम पीछे देख सकते हैं अपने कि दो मिसाइल हैं, एक है इस्कंदर एम और दूसरी है तोचका। ये दोनों बैलिस्टिक मिसाइल हैं और शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हैं जो टैक्टिकल मिसाइल के तौर पे इस्तेमाल की जाती हैं। इसमें जो इस्कंदर एम मिसाइल है उसकी रेंज 500 किलोमीटर है, जबकि तोचका जो है उसकी रेंज जो है वो 70 से 120 किलोमीटर है। तो एक प्योर टैक्टिकल मिसाइल है और इनका इस्तेमाल एक छोटे दायरे में किया जाता है। और सुमे जो अटैक हुआ है उसमें इन्हीं दो मिसाइलों का नाम आ रहा है कि रूस ने इन्हीं दोनों मिसाइलों में से किसी का इस्तेमाल किया है। बहुत ही सटीक हमला ऐसा किया है जिसमें 20 लोगों से भी ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, 83 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं और बताया जा रहा है कि इसमें बच्चे जो हैं उनकी मौत हुई है। जो तस्वीरें हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हैं। लग रहा है जैसे यूक्रेन नहीं, ये या तो गाज़ा है या फिर बेरूत में जिस तरह की बमबारी हमने देखी है उस तरह की तस्वीरें हमने यूक्रेन के सूमे में देखी हैं। अब से एक हफ्ते पहले जो जेलेंस्की का होम टाउन है क्रीव डे, उसमें भी ऐसा ही हमला हुआ था। उसमें भी बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल की गई थी। उसमें इसकंदर एम बैलिस्टिक मिसाइल का नाम आया था। और ये मिसाइल जो है ये इसको ट्रैक करना जो है काफ़ी मुश्किल साबित हो रहा है। जो जेलेंस्की के जो एयर डिफेंस है वो इसमें नाकाम साबित हुए हैं। इसीलिए जेलेंस्की बार बार बोल रहे हैं कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पैट्रियट मिसाइल सिस्टम दिया जाए जो अमेरिका का है और ऐसी मिसाइल को रोकने के लिए कामयाब पहले साबित हुआ है। लेकिन अब रूस ने जिस तरह से मिसाइल अटैक बढ़ाया है, जेलेंस्की को इस तरह की और एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए। रवि, ये बताइए कि जो सुमे में हमला हुआ है और जो इससे पहले खार्किव में हमला हुआ है, रूस क्या चाहता है, किस तरह के वो जो बॉर्डर के आसपास के शहर हैं वो उसमें इतने बड़े हमले क्यों कर रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं, सितंबर 2022 में रशिया ने, पुतिन ने 4 इलाकों पर, पूर्वी यूक्रेन के 4 इलाकों पर अपना कब्जा ठोक दिया था। उसमें था खार्किव, ज़पोरिज़िया, खेरसन और लुहांस्क। आप ये मान के चलिए कि 10 लाख आबादी यहाँ यूक्रेन के लोगों की रहती है। अब सवाल उठता है कि सुमे से लेके ओदेसा से लेके कीव तक इतने बड़े भयंकर हमले क्यों हो रहे हैं। सीधी सी बात है, ट्रंप ने बड़ी कोशिश की, 20 दिन में 24 घंटे में युद्ध को रोकने की बात कर रहे थे। आज 2 महीने से ज़्यादा हो चुका है, वो कुछ नहीं कर पाए। अब सवाल उठता है कि पुतिन ऐसा क्यों कर रहे हैं। पुतिन को सीधा बिल्कुल क्लियर कट है कि खार्किव, लुहांस्क, ज़पोरिज़िया और खेरसन, यहाँ जो 10 लाख लोग रहते हैं जिन पर यूक्रेन के नागरिकों का ठप्पा लगा है, लेकिन उसमें 80% जो आबादी है वो सब रूसी भाषा बोलती है। रूस का सीधा सा क्लेम है, ये 4 इलाके हमको दे दो और युद्ध को रोक दो। अब वो रोक क्यों नहीं रहा है? रोक इसलिए नहीं रहा है यूक्रेन कि उसको पता है कि जैसे क्राइमिया पे अटैक किया और उस पर कब्जा किया, उसी तरीके से ये यूक्रेन के 4 जो इलाके होंगे वो पूरी तरीके से रूस के कब्जे में चले जाएंगे। अब सवाल उठता है कि पुतिन ने अभी 11 मार्च को जब कुर्स्क के दौरे पे थे तो उन्होंने बोला था कि हमने ज़पोरिज़िया, आप देखिए ज़पोरिज़िया का 70% इलाका जो है वो रूस ने कंट्रोल कर लिया है। यही स्थिति खेरसन, लुहांस्क और डोनेस्क की है। डोनेस्क के जो इलाके हैं वो सुमे से और उसके आसपास के इलाकों से जुड़े हुए हैं। अब सुमे पे क्यों अटैक हो रहा है? सुमे पे जो अटैक हुआ है, जिसमें अभी मुर्तज़ा ने बताया था आपको कि बच्चे मारे गए हैं, महिलाएं मारे गए हैं, असल में पुतिन का क्लेम है या रशिया की खुफिया एजेंसियों का क्लेम है कि जो
यूक्रेन के लोग हैं वो खुफिया इनपुट के आधार पर ऐसी मीटिंग करते हैं जिसमें बच्चों को इस्तेमाल किया जाता है, फिर रशिया पे अटैक होता है। सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि पुतिन को लगता है कि जो F-16 मिले हुए हैं यूक्रेन को, वो उसके लिए बहुत बड़ा सिरदर्द है। अभी जैसे मुर्तजा ने बताया कि इसके अंदर इतनी बेहतरीन मिसाइल है, लेकिन इसी F-16 ने अभी 4-5 दिन पहले लगातार स्कंदर मिसाइलों को हवा में ही चटका दिया है, या कहें उड़ा दिया है। जरा आप मुझे ये बताइए कि ये जो 4 इलाके हैं, इस पर स्कंदर मिसाइल से अटैक करना और F-16 से इसको काउंटर करना, इसका मतलब क्या है? देखिए, इस्कंदर मिसाइल जो है उसके 2 वर्जन है, बैलिस्टिक मिसाइल भी है, क्रूज मिसाइल भी है। अब यहाँ पर जो 4 इलाके देख रहे हैं, डोनेट्स्क, लुहांस्क के, डोनबास के बड़े इलाके हैं, यहाँ पर पुतिन का कंट्रोल है। लेकिन इन मोर्चों पर जो इनके आउटर एरिया है उन पे भी लड़ाई अभी जारी है। कई शहरों के आसपास जो है वो अब भी युद्ध चल रहा है। 1000 किलोमीटर का दायरा है जो इस वक्त बहुत ही हॉट फ्रंट बना हुआ है। इसके अलावा जो ज़पोरिज़िया है और खेरसोन है, वहाँ पर भी रूस और जो यूक्रेन की फौज है आमने सामने हैं। अब इन इलाकों को बचाने के लिए जो F-16 और मिराज जैसे फाइटर जेट हैं वो यूक्रेन को मिले हैं नेटो से, डेनमार्क से, नीदरलैंड से, फ्रांस से, इन देशों से उसको जहाज़ मिले हैं। अब इन जहाज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे कि क्यों ये फेल हो रहे हैं, क्या वजह है कि यूक्रेन जो है इनको बेहतर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। अब अगर आप देखें हमारे पास जो स्क्रीन में आगे चल के जो ग्राफिक्स आने वाले हैं उसमें हम बताएंगे कि F-16 और मिराज ये दोनों जहाज जो हैं यूक्रेन के पास हैं, अच्छी तादाद में हैं, लेकिन ये रूस के हमले रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं। इसकी बड़ी वजह है कि जो डोनेट्स्क और लुहांस्क के आसपास जो है रूस ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम काफ़ी मजबूत किया हुआ है, और बुक मिसाइल सिस्टम है या फिर S-300 है, वो इन इलाकों के आसपास तैनात हैं। इसी की वजह से जो F-16 है या मिराज है वो बहुत ज़्यादा अंदर तक नहीं जा पा रहे हैं, और रूस जो है उनको एक अच्छी दूरी से उनको रोक पा रहा है। और यही वजह है कि जो शुरुआत में जो F-16 या मिराज से जो कामयाबी मिली थी वो यूक्रेन को अब नहीं मिल रही है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि 2025 का जो सबसे बड़ा हमला जो है वो पुतिन ने अप्रैल के महीने में शुरू कर दिया है। मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, याद रखिए ये दुनिया की नज़र में रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा है, लेकिन पुतिन की नज़र में ये स्पेशल ऑपरेशन है रशियन मिलिट्री फोर्सेस का। वो इसको युद्ध मान ही नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं ये छोटी मोटी चीज़ें मेरे लिए खिलौने जैसी हैं यार, मैं इतना छोटा युद्ध थोड़ी ना लड़ूंगा। इसीलिए उनने जो अपने मिशन सेट किए हैं वो बड़े कहते हैं एक्सपेंस, कहते हैं बहुत बड़े इलाके को किया। जैसे पश्चिमी कुर्स्क में, पश्चिमी रूस का इलाका है कुर्स्क, वहाँ पर यूक्रेन ने कब्जा कर लिया था 1300 वर्ग किलोमीटर पे, वो रशिया ने छुड़ा लिया, सब उसके कब्जे में दोबारा से आ गया। बेलगरद, जिसको बेलगोरद भी बोलते हैं, उस पर यूक्रेन की फौज ने अटैक किया, वहां भी क्या हुआ, यूक्रेन हार गया। स्थिति यह है कि सिर्फ पश्चिमी जो रूस का कुर्स्क इलाका है वहां दावा किया जा रहा है पुतिन की तरफ से कि हमने नेटो के 30 अफसर्स को पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया है, उनको बंधक बना लिया है, या वो घेरे में आ गए हैं। और एक चीज़ आपको और बता दें, अब तक 1,13,000 वर्ग किलोमीटर इलाका रशिया जो है वो क्लेम कर चुका है कि हमने यूक्रेन से छीन लिया है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि उसके पास बचेगा क्या। जेलेंस्की क्यों ना रोए, जेलेंस्की क्यों ना तड़पे, भाई जेलेंस्की को तो चाहिए फाइटर जेट्स। आप समझिए पूरी दुनिया में 1487 F-16 जेट इस्तेमाल किए जाते हैं, और उसमें से 922 जो जेट हैं वो अकेले अमेरिका के पास है। और उसमें भी जो अभी मुर्तजा आपको बताने जा रहे हैं, जो F-16 का वाइपर आया है उससे उसको मार गिराया है रशिया ने, और उसके ऊपर खुद जो यूक्रेन की फोर्सेस हैं वो खुद कह रहे हैं कि हाँ हमारा F-16 मार गिराया है रूस ने। अब आप मुझे ये बताइए मुर्तजा कि जो F-16 को इतना बड़ा तोप समझा जा रहा था, ब्रिटेन के टैंक चैलेंजर को बड़ा तोप माना जा रहा था, जर्मनी के लेपर्ड टैंक को बहुत बड़ा महारथी माना जा रहा था, उसका धुआं कैसे कर दिया पुतिन ने। देखिए, यूक्रेन युद्ध जो है वो बहुत अगर हम इसको बहुत स्टडी करें, दुनिया भर में फौज इसको स्टडी कर रही है, तो यूक्रेन का युद्ध जो है वो आर्मेनिया अजरबैजान के युद्ध के बाद एक बहुत बड़ा बदलाव लाया है पूरे दुनिया में। हम इसमें ड्रोन इस्तेमाल करते हुए देख रहे हैं, कुछ सैकड़ों डॉलर के जो ड्रोन हैं वो मिलियंस के टैंक को पूरी तरह तबाह कर रहे हैं। और जो आपने सवाल पूछा कि F-16 क्यों नाकाम हो रहा है, ये मिराज नाकाम क्यों हो रहा है, वो उसकी वजह यह है कि अमेरिका ने उनको जहाज़ तो दे दिए, नीदरलैंड्स और डेनमार्क की मदद से करीब 40 जहाज़ हैं F-16, जिसमें 2 गिराए जा चुके हैं आज की तारीख तक। उन्होंने वो जहाज तो दे दिए, लेकिन उन्होंने कमी क्या रखी उसमें कि उन्होंने ग्राउंड अटैक कैपेबिलिटी नहीं दी उनको। उन्होंने क्या दिया, एयर टू एयर वॉरफेयर, मतलब कि वो हवा से हवा
में मिसाइल ही दाग सकते हैं, या तो फिर क्रूज मिसाइल को रोक सकते हैं, या फिर वो रूस की एयरफोर्स है उसके विमानों को रोक सकते हैं। अब जिस जहाज के पास ग्राउंड अटैक कैपेबिलिटी नहीं होगी तो वो क्या करेगा? वो सिर्फ आसमान में उड़ेगा और जो दुश्मन के जो टारगेट्स हैं, हवाई टारगेट्स, उनको ही निशाना बनाता है। और ऐसे चक्कर में कई बार ये होता है कि ये जहाज जो है वो अपना दायरा पार करते हुए कई बार ऐसे इलाके में चले जाते हैं जहां पर रूस का एयर डिफेंस जो है बहुत ज़्यादा मजबूत है और वो इनके सामने नाकाम साबित हो रहा है। जो यूक्रेन का F-16 जो है, जो गिरा है, वो भी सरफेस टू एयर मिसाइल का शिकार हुआ है। और जो अगस्त 2024 में जो जहाज गिरा था, F-16 ही गिरा था, वो भी ऐसे ही किसी मिसाइल का शिकार हुआ था। आज हम देख रहे हैं कि फ्रांस से मिराज मिल गया है। मिराज जो दिया है 2005 वाला वर्जन मैक्रो ने, उस जहाज में उन्होंने ग्राउंड अटैक कैपेबिलिटी के लिए क्रूज मिसाइल स्काल्प जो है वो उससे लैस किया है, लेकिन ये विमान भी एक दायरे के आगे रूस पर हमला नहीं कर सकता है। ये बात ज़ेलेंस्की जानते हैं, उनकी फौज जो है बहुत अच्छी तरह जानती है, और यही वजह है कि इनका एक दायरा सीमित रह गया है और रशिया जो है वो पूरी तरह यूक्रेन के एयर स्पेस को कंट्रोल कर रहा है। मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, अभी लेटेस्ट के बता रहे हैं, ज़्यादा पीछे का जाना ही नहीं है। 2500 घंटे के अंदर रूस की सेना ने यूक्रेन के कम से कम 5 बड़े इलाकों को रौंद डाला है। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ट्रंप के विशेष दूत जब पुतिन से मिले और लौटकर जब अमेरिका वापस पहुंचे तो उन्होंने जेलेंस्की को संदेश दिया कि भैया अपने ये 4 इलाके आप दे दो, वरना आपको क्या होगा, आपका जो यूक्रेन है वो कम से कम 3 हिस्सों में टूटेगा। फिर ये मत कहना कि तुमको हमने कुछ बताया नहीं या हमने आपको अलर्ट नहीं किया, क्योंकि जेलेंस्की के दिमाग में एक बात बैठ गई है कि जो ट्रंप हैं वो पुतिन की कठपुतली बन चुके हैं, और जो उनके विशेष दूत हैं स्टीव विटकॉफ, वो पुतिन के इशारों पे काम कर रहे हैं। स्टीव विटकॉफ ने तो बिल्कुल क्लियर कट बोल दिया है कि अगर आपको युद्ध रोकना ही है, जेलेंस्की को बोला है, तो आपको पुतिन की शर्तों को मानना पड़ेगा और अपने 4 इलाके आपको हर हालत में पूर्वी यूक्रेन को के जो हैं वो आपको रूस को देने पड़ेंगे। अब सवाल उठता है कि आखिर जेलेंस्की करें तो करें क्या, और जेलेंस्की किसके दम पर जो है वो खनिज डील से भी पीछे हट रहे हैं, पुतिन पे अटैक भी करने को तैयार है पुतिन के इलाकों पर। उसके पीछे हैं फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी। ये 3 देश जो ऐसे हैं उसके, जिसमें से 2 यूरोप के हो गए, एक फ्रांस और एक जर्मनी। ब्रिटेन उसमें उस दायरे में नहीं आता है, लेकिन वो क्या कर रहा है, उसने कहा कि मैं आपको 24,000 करोड़ रुपए के हथियार दूंगा, वो देने की बात कर रहे हैं। और यहाँ जो पुतिन की फौजें हैं वो लगातार अटैक कर रही हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं, आज से 8 से 9 महीने पहले पुतिन ने एक इंटरव्यू में बिल्कुल क्लियर कट बोला कि दुनिया में एक दिन में जितनी मिसाइलें सारे देश मिलकर बनाते हैं, उससे 3 गुना मिसाइलें अकेले रशिया हर दिन बना रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हो कि उसने पूरी मिसाइल, कहते हैं ना, मिसाइल कारखाना बना दिया पूरे रशिया को। और खुद सोचिए कि 50 करोड़ की आबादी वाला यूरोप 14 करोड़ आबादी वाले रशिया को टक्कर नहीं दे पा रहा है, अमेरिका की सपोर्ट के बावजूद, ब्रिटेन की सपोर्ट के बावजूद। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि स्थिति कहां से कहां तक पहुंच चुकी है, एक तरफा खेल करे दे रहे हैं। मुझे ये बताइए मुर्तजा जी कि ये जो अभी 2025 का सबसे बड़ा अटैक माना जा रहा सुमे का, इस सुमे के अटैक के बाद आपको क्या लगता है, क्या यूक्रेन इस स्थिति में होगा कि वो जाके बेलग्राद में या मॉस्को तक अटैक करे? देखिए, अभी तक जो रशिया के बॉर्डर वाले इलाकों पे जो हमले होते आए हैं वो खार्किव या सुमे रीजन से ही ये लॉन्च किए जाते रहे हैं। अब जो भी ड्रोन उड़े हैं रूस की तरफ, रोस्तोव में या फिर बेलग्राद की तरफ या मॉस्को की तरफ, वो इन्हीं पूर्वी यूक्रेन के इलाके से उड़े हैं। अब यहाँ पर अगर रूस दबाव बनाता है तो ये यूक्रेन के लिए बहुत मुश्किल खड़ा कर देगी, क्योंकि जो उसके बाकी जो सदर्न यूक्रेन जो है वहाँ पे भी वो मोर्चों पर जो फ्रंट को बहुत ज़्यादा कायम नहीं रख पा रहा है, वहाँ वो काफ़ी ढीला हो गया, उसकी फोर्स जो है काफ़ी ढीली हो गई हैं। अब रूस ने 88 ड्रोन से कीव अटैक किया है, 88 ड्रोन, और यूक्रेन का दावा है उसमें 56 ड्रोन जो है वो मार गिराए और 24 को उसने जो क्या कहते हैं EW वॉरफेयर है उसके ज़रिए उसने उसको नाकाम कर दिया। अब लेकिन 8 ड्रोन तो गए। अब मेरा मानना है कि रूस इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं है कि उसके ड्रोन आप इतनी आसानी से गिरा लें। और जब आप ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास एयर डिफेंस मिसाइल नहीं है, हमें जर्मनी से जो हथियार मिल रहे हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं है, वो नाकाम साबित हो रहे हैं, अब आप ये भी साबित कर रहे हैं कि भाई हमें रूस को रोकना है तो हमें और एयर डिफेंस मिसाइल चाहिए। तो एक तरह से ये हो रहा है कि जो यूक्रेन जो है वो अमेरिका या फिर नेटो के हथियारों के लिए कुआं ऐसा बन गया है जिसमें हथियार डाले जाओ और उससे कुछ निकल कर नहीं आ रहा है।
ठीक, मैं इसको यहीं पे अभी समाप्त कर रहा हूँ। आपको बता दूं कि हम आपको अगले एपिसोड में दिखाने जा रहे हैं कि भाई पुतिन का ऐसा खामोश खोपड़ी जानवर, वो जो जनरल है वो कौन है जिसको खामोश खोपड़ी जनरल बोला जाता है, जो हंसता ही नहीं। जब जब से पैदा हुआ आज तक लोग बताते हैं वो हंसा ही नहीं है, और वो इतना खतरनाक है, वही इस पूरे ऑपरेशन का चीफ बना दिया गया है। ये हम आपको बहुत जल्दी दिखाएंगे। मुर्तज़ा और रवि अवस्थी आपसे विदा लेते हैं।